40 सेकंड में अगर हम बात करेंगे तो वह समवेयर इन द वर्ल्ड वन पर्सन हैज़ killed himself or herself by suicide. Every 40 seconds, one person is dying by suicide. Every 40 seconds. And it is 10 times more common in mental illness. अब इसको अगर हम कम करते करते आ जाएं कि अगर मान लीजिए फीमेल्स में डबल है तो 20 सेकंड में एक फीमेल कहीं ना कहीं सुसाइड अटैम्प्ट कर रही है. अटैम्प्ट लगभग 3 से 4 अटैम्प्ट करने के बाद यूजुअली एक व्यक्ति का, तो लगभग हम मान के चलेंगे एवरी 5 to 10 seconds one person is attempting a suicide. Every 40 seconds somebody is dying and every 5 to 6 seconds somebody 5 is to 10 seconds someone is attempting in world. This is alarming. I was not knowing कि इतना ज़्यादा. 15 to 35 वाली जो एज ग्रुप है, 39 तक आप मान के लो, सुसाइड इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. कोटा में ऑलमोस्ट आप करके चले तो हर दूसरे तीसरे दिन की एक सुसाइड काउंट कर लेंगे आप बच्चे की. बट इस बारे में इतनी खुल के इतनी बात क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि अगर इतना ज़्यादा मॉर्टेलिटी है इसमें इसकी सुसाइड की वजह से, तो लोग क्यों नहीं इसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे? पॉलिटिकल रैली पे तो इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, है ना. सब लोग हम इंडिविजुअल सोशल मीडिया के थ्रू ही बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बढ़ रहा है ये ना, मतलब इसके बारे में बातचीत कर करके थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ रही है. बट फिर भी उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है कि हम जाके वो कर सकें. अब आप बोलेंगे हर स्कूल कॉलेज में आजकल काउंसलर्स के प्रोविज़न है कि काउंसलर रहते हैं, बट वो कितने इक्विप्ड हैं, कितने लोगों के लिए हैं, मतलब हर किसी स्टूडेंट तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे. डेफिनेटली वी टेक स्लीप फॉर ग्रांटेड फॉर फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. बचपन से ही कि हम रात में पढ़ रहे हैं, रात भर पार्टी कर रहे हैं, रात में ये कर रहे हैं. अगर आप नींद ठीक से नहीं लोगे तो आपका कुछ काम ठीक से नहीं होना. इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ब्रशिंग योर टीथ फॉर डेंटल हाइजीन. हैविंग अ गुड स्लीप इज़ essential for your mental health. That is the best place. हम बोलते हैं ना खाना खाते टाइम बात ना करो, बट एक्चुअली बात ही खाना खाते टाइम होती है. आप कहाँ मिलेंगे, इतनी फास्ट पेस लाइफ है इस टाइम. इफ़ यू आर एबल टू हैव वन मील टुगेदर विद योर फैमिली, देन फील योर सेल्फ वेरी लक्की एंड देन टॉक अबाउट योर डे. बच्चों से पूछो, सबसे पूछो, बट वन मील हैज़ टू बी टुगेदर. चाहे वो डिनर कर रहे हो, चाहे ब्रेकफास्ट. और एक मेंटल हेल्थ सोशल्स भी हो सकती हैं ऐसी. हाँ, डेफिनेटली हो सकती है. आप वर्क प्लेस पे करें, बाहर करें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल. Hello, Dr. Rahul Chakravarti. Welcome to the Supreet Singh Show. Good afternoon. Thank you for having me here. Now you have come on a very special day, World Mental Health Day. तो सबसे पहले पूछूंगा आप कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया. आपसे काफ़ी दिनों बाद मिलना हुआ, बट आई एम हैप्पी टू बी हेयर. बट कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं इस समय आपका? क्योंकि मेंटल हेल्थ की बात करें, आपका इस समय मेंटल हेल्थ कहाँ पे है और क्या सोच रहे हैं? मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि हमने कैसे ठीक कर सकते हैं, और अच्छा है कि कोई इसके बारे में बात कर रहा है, तो आई फील कि इट इज़ गुड थिंग. अगर एक भी आदमी इसके बारे में बात करना चाह रहा है और एक मैसेज स्प्रेड करना चाह रहा है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव. आई फील कि हमें थोड़ा ये चीज़ें सिर्फ ये स्टूडियो से बाहर भी सबके मतलब मोबाइल में सबके, वी शुड टॉक मोर अबाउट इट. क्यों नहीं लोग बात करते इस बारे में? बात करने का देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं. कुछ टैबू मान लीजिए, कुछ स्टिग्मा मान लीजिए. आप अब अगर कहीं आप शाम को डिनर में जा रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कोई भी टेबल बैठा हुआ आदमी बड़े आराम से बोलेगा मेरे को शुगर है, मेरे को मीठा मत दो, या मेरे को हाइपरटेंशन है, मुझे थोड़ा नमक कम दो. बट दे विल नॉट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ दैट ओपनली. कोई नहीं बोलेगा कि मुझे जल्दी सोना है क्योंकि मैं दवाई ले रहा हूँ, साइकेट्री की दवाई चल रही है, आई हैव टू गो टू बेड अर्ली, या मेरा एक रूटीन बना हुआ है. कोई ओपनली नहीं बात करेगा क्योंकि हम उस चीज़ को उस हिसाब से देखते नहीं हैं. अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू लास्ट 2 decades 2-3 decades. थिंग्स आर इम्प्रूविंग. बट फिर अगर जिस तरह से हम फिज़िकल हेल्थ को लेते हैं, जिस तरह से हम फिज़िकल हेल्थ को लेके बात करते हैं, जिस दिन हम मेंटल हेल्थ को भी लेके वैसे बात करने लगेंगे, चीज़ें अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी. ये कैसे इम्प्रूव हो सकता है? क्योंकि ये अभी भी एक सच में बहुत बड़ा टैबू है, क्योंकि कहीं पे भी बात होती है तो लोग ना छुपाते हैं कि उनको कोई मेंटल हेल्थ इशू है. देखिए अब
इसके लिए ना जैसे हम बोलते हैं आईईसी एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड ऑल दोज एक्टिविटीज़। अब आप मान के चलिए 1990s के अराउंड HIV एड्स का कैसे स्प्रेड हुआ था, और हमें कितना इंटेंसिवली गवर्नमेंट हैज़ वर्कड, मतलब वर्ल्ड वाइड के बस के पीछे भी, टीवी पे भी, अमिताभ बच्चन भी, कोई भी कि हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। आज भी देखो, मतलब कोई भी प्रोग्राम में जाओ आप पोस्टर्स पाएंगे। तो उससे क्या हुआ है, 40-50 साल के बाद वी डोंट फील दैट अनकंफर्टेबल इफ ए पर्सन इज सिटिंग विद अस, कोई HIV पॉजिटिव है, वी डोंट रियली बॉदर अबाउट इट, है ना। वेरी ट्रू। तो टाइम लगता है, 30-40 साल में हमने कर लिया। अगर उस हिसाब से इंटेंसिव लेवल पे अगर हर तरह से, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग देयर पार्ट, लोकल लेवल पर भी अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन, अब जैसे मान लीजिए स्कूल्स में, अब हम जाते हैं स्कूल्स में, अगर हम बच्चों को बता रहे हैं, स्कूल हर जगह पोस्टर्स लगे हों, जैसे बाकी बीमारियों के, टीबी के लिए लगे रहते हैं, डेंगू मलेरिया के लिए लगे रहते हैं, HIV, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जैसे उनके लिए लोग एडवोकेट्सी करते हैं, जैसे उनके लिए प्रचार करते हैं, अगर वैसा मेंटल हेल्थ के लिए भी ओपनली होने लगे तो हो सकता है, वी कैन डेफिनेटली अचीव। लेकिन अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 1-2 दशक, पिछले 1 और 2 डिकेड्स में ही हमने थोड़ा इस बारे में फोकस किया है, तो इवेंचुअली नेक्स्ट 10 लोग ईयर्स थोड़ी लेबलिंग ज़्यादा कर देते थे, अभी भी करते हैं कि जैसे पागल है, इसका दिमाग खराब हो गया, ऐसी चीज़ें। लेबलिंग तो हर चीज़ की हो जाती है। अब देखिए, पहले आप डिसेबिलिटी को ले लीजिए, कहाँ से नाम चेंज हुआ, जैसे पहले विकलांग, अपंग, अब उनको डिसेबल्ड, अभी उनको स्पेशली एबल्ड बोलते हैं। तो एक तरह से हमने, अगर हम उसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ले आएंगे, ठीक है, हमने विकलांगता, लंगड़ापन ये सब कहना बंद ही कर दिया, हम बोलते हैं स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड, है ना। अगर किसी को मेंटल रिटार्डेशन भी है, या फिर कोई किसी को कोई भी डिफॉर्मिटी है, वी डोंट कॉल इट कि लंगड़ा हो गया, अंधा हो गया, वी कॉल दम दिस इज़ ए स्पेशली एबल्ड पर्सन। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें तो एक तरह से वोकेबलरी में आ गई हैं हमारे ना, कि किसी को अगर हमें रिडिक्यूल करना है तो पागल है क्या, तो बेवकूफ़ है क्या, कहते हैं कि पागल खाने भेज दो, हाँ, ऐसी बात। वो चीज़ें ना, मतलब हमने इतने ज़्यादा उसमें डेरोगेटरी टर्म में ऐसे यूज़ करनी शुरू कर दी हैं कि गाली की तरह हो गया जी। लेकिन अब और बुरा भी लगता है। अब अगर आप जैसे बोलते हैं किसी को अंधे को अंधा बोलोगे तो बुरा लगेगा उसको, ठीक है। तो मेंटली इलनेस वाले किसी भी व्यक्ति को अगर आप उसको कुछ बोलोगे तो उसको बुरा लगेगा डेफिनेटली। तो ये जैसे जैसे थोड़ा सा सिस्टमिक लेवल पे हम वोकेबलरी चेंज करेंगे अपनी, तो तभी होगा। अब हम बच्चों के सामने अगर गाली निकालेंगे तो बच्चे सीख जाएंगे जी। ठीक है। वैसे ही अगर हम बच्चों के सामने बोलेंगे तो पागल है, बेवकूफ़ है, कुछ भी और कुछ बोलेंगे, जैसे तो शब्द बोल देते हैं कि डफर है, इसको समझ नहीं डफर पड़ता। है, इडियट है, ये सब चीज़ें, ये मतलब एक सब्स्टिट्यूट बन गए हैं गालियों का। सही बात है ना, ग्लोरीफाइड गालियाँ ग्लोरीफाइड गालियाँ, जो कि मान लीजिए आप रोड रेज में आप गालियाँ निकाल रहे हो, वो अगर वैसा गुस्सा आपको घर में आए तो आप ऐसी गालियाँ तो नहीं दोगे, तो उसके लिए आपने ये वर्ड्स निकाल लिए। वेरी ट्रू, है ना। आपने घर में अगर बच्चे को डांट रहे हो, कुछ गुस्सा आ रहा है, यू कॉन्शियसली कंट्रोल दैट यू डोंट अटर दोज वर्ड्स इन व्हेन यू आर सिटिंग विद योर फैमिली, जो कि हम बाहर यूजुअली निकाल देते हैं। कोई भी व्यक्ति गुस्से में मतलब निकालते ही गालियाँ, लेकिन हम घर में घुसते हैं तो वो वर्ड्स हम इससे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बट दीज टर्म्स आर इवन मोर डेरोगेटरी इफ यू गो इन डीप इनटू द मीनिंग्स। ये वर्ड्स की बहुत पावर रहती है। और ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे वाइल ग्रोइंग अप आई हैव आल्सो सीन चेंजेस बहुत आए हैं, और खासकर कोविड के बाद तो बहुत चेंजेस आए हैं, लोग अब अवेयर हुए हैं और इसके बारे में ओपनली बात कर रहे हैं। बट अभी भी किसी भी फैमिली में अगर किसी को कोई दिक्कत आए, एंग्जाइटी इश्यूज़ आए या कुछ भी आए ऐसे, पहले तो एक्नॉलेज नहीं होता, उसको किसी ना किसी चीज़ से पहले सब्स्टिट्यूट किया जाता है कि आप ज़्यादा सोच रहे हो या ये कर रहे हो, ध्यान अपना दूसरी तरफ लगाओ। फिर क्या होता है कि अगर एक्नॉलेज कर दिया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो एक शेमिंग सी थोड़ी थोड़ी चलती है कि ये तो ये एंग्जाइटी की दवाइयों पे, मतलब ये तो दिमागी ख़राब हो गया या कुछ ऐसा हो गया। कहीं ना कहीं शेमिंग फैमिलीज़ में ही हो जाती है अब इस चीज़ ये की। जैसे आपने ये जो आपने बोला, इसमें 2-3 चीज़ें अगर मैं पिक करूं, एक तो शेमिंग वाला पार्ट हो गया, दैट इज़ स्टिग्मा। एक आपने बोला कि वो पहले खुद एडवाइस करते हैं, फिर शायद एक्नॉलेज करेंगे, देन दे विल गो फॉर द ट्रीटमेंट। तो ये हमारा हुआ पाथवे टू केयर। और एक हुआ कि एक्नॉलेज ना करना और ट्रीटमेंट तक ना जाना, दैट इज़ अ ट्रीटमेंट गैप।
तो अगर मैं आपको ट्रीटमेंट गैप के बारे में बताऊं तो जैसे मान के चलिए कि आपके ऑफिस में 100 लोग हैं, तो अगर हम जनरल प्रेवलेंस के बारे में बात करें तो लगभग 100 में से यू विल एक्सपेक्ट कि 10 लोगों को मेंटल इलनेस होगी। दैट कैन बी ऑफ एनी डिग्री के माइल्ड से डे टू डे स्ट्रेस से लेके सीवियर तक जा सकते हैं। उन 10 लोगों में से केवल एक ही ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, यानी कितना गैप ठीक है। तो गैप जो है वो 10 में से 9 लोग नहीं जा रहे हैं, लगभग 80 to 90% इज़ द ट्रीटमेंट गैप। अब वो अगर 10 लोग अगर नहीं जा पा रहे हैं, जो 8-9 लोग नहीं जा पा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बस ऐसे ही लॉन्ग कर रहे हैं या फिर मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो रहे हैं कि वो अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं। कोई उनको शाम को एडवाइस कर देगा तेरे को घबराहट हो रही है, तेरे को नींद नहीं आ रही है तो एक पैग लगा ले। तुझे मान लीजिए किसी को सेक्सुअल इश्यूज़ हैं कि अफीम ले ले, ठीक है। उस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार होते हैं। उससे क्या है कि वो और प्रॉब्लम में पड़ते हैं। मतलब वो एक्सपर्ट को छोड़ के सबसे सलाह लेंगे। अब वही, अब हम एक्सपर्ट पे आ जाते हैं तो इसको पाथवे टू केयर बोलते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में किसी को या घर पड़ोस में घर में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, तो पहले तो मम्मी पापा ही या बड़े भाई बहन एक्सपर्ट बनेंगे, समझाएंगे, मैंने भी तो ऐसे किया था, तो ऐसे कर ले। फिर उसके बाद कोई रिश्तेदार आएगा, वो हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था, जैसे बोलते हैं ना जूनियर्स को रैगिंग को लेके हम बोलते थे, हमारी भी तो रैगिंग हुई है, तेरी भी रैगिंग हो जाएगी तो क्या है, ये सब है ना। तो हम जूनियर्स को ऐसे रिडिक्यूल करते हैं। फिर उसके बाद हम आस पड़ोस वाले किसी को, चलो इसकी नज़र उतार दो, या किसी बाबा के झाड़ फूंक के लिए ले गए, मंदिर ले गए, मस्जिद ले गए, चर्च में ले गए, जहाँ भी जिसको जाना है वहाँ गए। फिर उसके बाद जब वहाँ से केस बिगड़ना शुरू होता है तो हम फिर किसी फिजिशियन के पास जाते हैं। फिजिशियन अभी भी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं। जब फिजिशियन ट्राई करता है, फिजिशियंस को लगता है कि दे कैन ट्रीट इट, उनको जब लगता है कि नहीं अब चीज़ें बाहर जा रही हैं, दे ऑल्सो असेस द सीवियरिटी। व्हेन दे फील के दिस इज़ गोइंग आउट ऑफ हैंड, देन दे विल रेफर टू द साइकेट्रिस्ट। सो दिस इज़ द रूटीन पाथवे टू केयर। साइकेट्रिस्ट से पहले भी लोग यूजुअली होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास चल देते हैं, उनको वो थोड़ा कम स्टिग्मेटाइजिंग लगता है। मतलब अभी आप जैसे पीजीआई में आपके पेशेंट्स आप देखते होंगे, तो आपके पास 3rd स्टेज वाले कितने या 4th स्टेज वाले कितने पेशेंट्स आते हैं? पीजीआई बीइंग द टर्शरी केयर सेंटर, हमारे पास तो यूजुअली रेफ़र होके या बहुत जगह से परेशान होके लोग आते हैं जो कि ट्रीटमेंट जिससे या तो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, वैसा है यूजुअली। मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में कोई पीजीआई आ जाए ये काफ़ी, मतलब इट इज़ नॉट दैट कॉमन। तो आप जैसे एक्सट्रीम केसेस देखते हैं, क्योंकि बीइंग द टर्शरी केयर सेंटर वी ऑल्सो, मतलब आसपास लोकल में काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं। इधर चले जाओ एम्स ऋषिकेश है, थोड़ी दूर चले जाओ 200 किलोमीटर पे दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो जो हमारा इनफैक्ट अब जैसे बिलासपुर में एम्स हुआ, जम्मू में एम्स हुआ, तो उसके बाद भी कुछ लोग जो रह जाते हैं वो लोग यहाँ आ जाते हैं, या फिर उनको लगता है कि यहाँ से वो नहीं आ रहा है। प्लस थोड़ा सा पीजीआई में ये भी है कि थोड़ा बिलीफ ज़्यादा है, लोग ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, तो इस चक्कर में कुछ अपने आप से भी आ जाते हैं। पंजाब एंड हिमाचल, ये वाली जो पॉपुलेशन है। तो मैक्सिमम लैप्सेस आपको क्या दिखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट्स में? जब आपके पास कोई एक्सट्रीम सिचुएशन में आता है तो क्या कॉमनैलिटी दिखती है कि ये चीज़ मिस हुई है ट्रीटमेंट में स्टार्टिंग से, जिस वजह से ये यहाँ तक पहुँचा है पेशेंट? देखिए, मैं बार बार इन चीज़ों को ना एक फिज़िकल इलनेस से ही कंपेयर करूँगा। अब आप सोच के चलिए, डायबिटिक पेशेंट है कोई, वो आपके पास एक्सट्रीम, जब उसकी किडनी पे असर हो गया या उसकी आंखों में रोशनी चली गई या उसका घाव कोई नहीं भर रहा है, तब वो आपके पास पहुंच रहा है। फिर आप बोलोगे ये तो आपकी 5 साल से शुगर हो रखी थी, आपने ठीक नहीं कराई। तो वैसे ही मेंटल इलनेस का भी होता है, जितना आप डिले करेंगे उतना ही उसको ट्रीट करना उतना मुश्किल होता है, ठीक है। और यूजुअली ये डिले ही प्रॉब्लम करती है, क्योंकि ये डिले का रीज़न ही ये पाथवे टू केयर है, जो कि जिसके लिए हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। और कैसे पता चले सर कि आप मेंटली इल हो? कैसे कोई एक्नॉलेज कर सकता है? जैसे अगर कोई सेल्फ एक्नॉलेज भी करना चाह रहा है, जैसे सेल्फ डिनाइल भी रहता है एक तरह से कि मुझे तो ना कुछ होया, मनु की होया, तो वो अपने आप को फाइट करता रहता है, तो वो कैसे पता चले? वो अगर हम अब जैसे मान लें छोटे बच्चे को भी पता है कि अगर उसको बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, तो उसको ज़ुकाम हो रहा है, तो कुछ हो सकता है, कुछ घर में सबको पता है ना कि पैरासीटामोल लेनी है, नेबुलाइजेशन लेना है, और अगर खांसी परसिस्ट कर रही है तो हमें एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ सकती है, डॉक्टर के पास जाना है। तो वो कैसे पता चला? उनको एजुकेट किया ना हमने, ठीक है। मदर भी एजुकेट कर दी, बच्चों को स्कूल्स में हम बता रहे हैं कि बार बार हाथ धो, तो उससे इन्फेक्शन अवॉइड होगा, है ना। तो जैसे अगर हम मेंटल इलनेस के लिए भी अगर हम बच्चों को ही स्कूल लेवल पे ही अगर हम एजुकेट करें कि आपको अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाने में दिक्कत आ रही है, नींद में दिक्कत आ रही है स्पेसिफिकली,
नींद को लेके काफ़ी, बिकॉज इन एनी मेंटल इलनेस योर स्लीप गेट्स हैम्पर्ड, चाहे वो कैसी भी इलनेस है, तो स्लीप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, आपका खाना पीना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, थोड़ा सा भी आप सपोज यू आर सिटिंग विद 4 पीपल इन ए ग्रुप एंड यू आर सीइंग दैट कि पिछले 10-15 दिन से इसका थोड़ा ऑड सा बिहेवियर हो रहा है, देन यू कैन आइडेंटिफाई। तो ये जब तक हम आइडेंटिफिकेशन साइंस नहीं बताएंगे ग्राउंड लेवल तक, तब तक कैसे पता चलेगा लोगों को? मोस्ट कॉमन सर साइकाइट्रिक इलनेसेस क्या रहती हैं, मोस्ट कॉमन हो? अब जैसे मैंने 100 लोगों का एग्जांपल लिया था आपके ऑफिस का ना, तो अब इसमें से जो मेजॉरिटी, जैसे 10% हमने लिए कि मेंटल इलनेस वाले पेशेंट 10 हैं, उसमें से जो 9 पेशेंट्स होंगे ना, उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक, ये डे टू डे स्ट्रेस, ये वाली प्रॉब्लम होंगी। लगभग 1 से 2 लोग होंगे जिनको सीवियर मेंटल इलनेस होंगे, जिसमें कि हम शिजोफ्रेनिया बोल देते हैं या बाइपोलर डिसऑर्डर बोल देते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स बोल देते हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी, अगर 100 हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं साइकेट्री के, तो 80 to 90% आर कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी ही हम लेते हैं। उसमें डिप्रेशन कैन बी ऑफ एनी सीवियरिटी, माइल्ड से लेके सीवियर तक। एंग्जाइटी कैन बी ऑफ एनी टाइप, किसी को सिचुएशनल एंग्जाइटी रहती है। सपोज मैं कैमरे के आगे मुझे घबराहट होती है, मान लीजिए किसी को कि पहली बार होता है ना स्कूल्स में, हमें ऑलमोस्ट सबने भी मस्ट हैव फेस के अचानक से घबरा जाते, पैनिक हो जाते हैं, टीचर ने बोल दिया कि अब आपका नंबर है, आप पढ़ के सुनाओ या आप आंसर दोगे, तो यू गेट स्टैमरिंग हो जाती है, पसीना आ जाता है, ठीक है, और बोलने में दिक्कत हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, या फिर सोशल एंग्जाइटी भी होती है। सोशल एंग्जाइटी, तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे एक बार आपके साथ मान लीजिए ऐसे हो गया और उस टाइम पे आपको किसी ने मजाक उड़ा दी, तो नाउ यू विल हैव ए फियर ऑफ बीइंग स्क्रूटनाइज्ड। तो आपको जैसे ही आपको लगे कि आज मेरा इंटरव्यू है, आज मेरे को स्टेज पे टॉक देनी है, तो यार मेरे को लास्ट टाइम पसीना आ गया था, तो पीपल गेट टू नो दैट आई गेट एंग्शियस, तो पसीना बार बार पोंछना। कुछ लोग बहुत डार्क कलर के कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, कुछ है दवाई लेके जाना शुरू कर देते हैं, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन। सो दिस कैन बी ऑफ नॉर्मल टू एक्सट्रीम डिग्री ऑफ स्पेक्ट्रम, कि आप अवॉइड ही करते हैं कि मेरे को जाना ही नहीं है आज, कि आज मुझे हो सकता है स्टेज पे मुझे बुला के कुछ स्पीच के लिए बोलें तो मैं आज छुट्टी मार लूँगा, ठीक है, उस तरह का अवॉइडेंस आ जाए। या फिर सिचुएशनल, जैसे फोबिया बोलते हैं, किसी को हाइट से डर है, किसी को पानी से डर है, किसी को नीडल से डर लगता है, ब्लड से डर लगता है। सबसे कॉमन तो मकड़ी वाला होता है, अरकनोफोबिया, कि बच्चों में अब हम कहते हैं ना वहाँ जाएगा भूत पकड़ लेगा, अंधेरे में जाएगा, तो ये हम इंस्टिल कर रहे हैं फियर ना, ठीक है। मतलब हम एक तरह से हम तो बड़ा कैजुअली बोल रहे हैं, बट वो एक बच्चे में एक स्कीमा बन जाता है कि पापा ने बोला है, मम्मी ने बोला है, वहाँ जाएगा अंधेरे में सांप आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, तो हमें डर लगने लगा अंधेरे से। मतलब हम खुद ही बच्चे को बचपन से डरपोक बनाते हैं। हाँ, मतलब हम वी आर नॉट एमिंग फॉर दैट, बट हमने एक स्कीमा सेट कर दिया। सब बच्चे तो नहीं करते हैं ऐसे, मान लीजिए उसका टेम्परामेंट ही ऐसा था बच्चे का थोड़ा, लेकिन अब 100 बच्चों को आप बोलेगे, हाँ हो सकता है 1-2 को ऐसा लगे जो इस बात को सच मान के कि हाँ अब मेरे को डर लगेगा। तो जैसे मकड़ी का डर सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो मकड़ी को लेके रहता है, ऐसी कीड़े मकोड़ों को लेके डर रखना, मतलब ये एक तरह से फोबिया ये हुआ। फिर आप जैसे बोल रहे थे पैनिक हो जाना, पैनिक में क्या लगता है कि जैसे आप मिस इंटरप्रेट करते हैं सिम्टम्स को। सपोज़ मान लीजिए आप दौड़ के आ रहे हैं, तो यू एक्सपेक्ट कि हाँ मेरी धड़कन तो बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ना ही है। अगर आप भाग के आ रहे हैं, सांस भी फूलेगी, पसीना भी आएगा, बट आपने देखा कि यार पड़ोस में किसी को भी हाल फिलहाल में हार्ट अटैक से मौत हुई थी और आपने सुना कि उसके भी ऐसे सिम्टम्स थे, तो यू स्टार्ट मेंटेन कहीं मेरे को भी तो ऐसे नहीं हुआ। अब एक बार जब आपके दिमाग में बात घूमने लगी तो आपको लगा कि बस मेरा तो सांस फूल रहा है, तो मेरा तो, एंड दैट इट बिकम्स अ साइकिल कि मेरा दम निकलने वाला है, आई एम गोइंग टू डाई, और फिर आप यू विल एंड अप इन एन इमरजेंसी। तो ये कॉर्टिसोल इसी से रिलीज होता है? नहीं, कॉर्टिसोल तो जैसे हमारे हार्मोन्स एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं, दैट इज स्ट्रेस, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन का ये होता है। जैसे हम कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस में यूजुअली एड्रिनलिन रश जैसे हम बोल देते हैं, तो फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन होती है। तो उसके टाइम पे, बट मतलब इट इज़ नॉट जस्ट कि वी कैन पुट ओनस ऑन टू वन न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही होती हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि ये टर्म बहुत फेमस हुआ है कोविड के बाद। टर्म्स तो हमें मतलब
टर्म्स पहुंच गई हैं, अच्छी बात है, टर्म्स भी पहुंची है ना एक तरह से जनरल पब्लिक में। धीरे धीरे इनका मतलब, इनको इंटरप्रेट करना, ये भी जब आ जाएगा तो विल बी ऑन द राइट पाथ। हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये लोग अब जानना शुरू हो गया और जानना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, तो विच इज़ अ गुड थिंग। SSRI, SNRI पहले लोग सुनते ही नहीं थे, पता ही नहीं होता था। इससे मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अभी जब लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि ये क्या चीज़ है एंडोर्फिन्स, ये क्या चीज़ है भाई, पढ़ के देखा, अच्छा इससे तो रिलीफ हो रहा है, इससे तो खुशी महसूस हो रही है। सेरोटोनिन हार्मोन, अच्छा इससे तो खुशी महसूस होती है, ये हार्मोन है। डोपामीन, अच्छा इससे ये होता है। तो उस तरह से जब लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में सुनेंगे, तो ऑब्वियसली विल गेट मोर इनटू मेंटल हेल्थ। बिफोर आई गेट इनटू द डेप्थ ऑफ अ फ्यू थिंग्स, उससे पहले टेलीमानस के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, एंड आई यू स्पेयर हेडिंग दैट एज वेल। या टेलीमानस का बेसिकली जैसे हमारा ना कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम था, दैट इज़ फ्रॉम 80s एंड 90s में। वो हर जगह बेसिकली उसका क्या पर्पज़ था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट देयर हैज़ टू बी वन साइकेट्रिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, गवर्नमेंट सेटअप में, नॉट द प्राइवेट सेटअप्स, वो तो चलो है ही अलग। तो उसके साथ उससे क्या होता है कि अब जैसे मेंटल हेल्थ गैप की मैंने बात की थी, लगभग 80 to 90% इज़ द मेंटल हेल्थ गैप। अब उसको कैसे पूरा करें? तो अभी तक तो चलो टेक्नोलॉजी का भी इशू था हमारे यहाँ, अभी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, इंटरनेट भी है। जो इसका हमें रियलाइज़ कब हुआ? रियलाइज़ हुआ पोटेंशियल हमारा कोविड के टाइम पे। एवरीथिंग वाज क्लोज, एवरी पेशेंट वाज बीइंग सीन ऑन टेली, है ना, टेलीमेडिसिन के थ्रू ही हमने भी लगभग हमारी साइकेट्री ओपीडी फॉर अराउंड 6 months, at 6 months to 1 year we have ran it only on टेली मोड। ठीक है, इमरजेंसीज अलग थी, अदरवाइज हम ओपीडी सारी टेली के थ्रू ही देखते थे। तो उससे क्या हमें लगा कि मतलब वी हैव द पोटेंशियल, वी कैन नैरो डाउन दिस ट्रीटमेंट गैप। तो उसके चलते 2022 में, मतलब प्लानिंग वगैरह में टाइम लगा, उसके बाद 2022 में 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। तो उसमें क्या था कि द पर्पस वाज कि हर एक स्टेट में एटलीस्ट 1 or 2 स्टेट सेल होना चाहिए। उस स्टेट सेल का पर्पस था कि 24/7 मेंटल हेल्थ असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो जैसे ये मानस है ना, जो मानस इज़ द एब्रिविएशन फॉर मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। ओके। सो ये उसमें क्या हुआ, फिर जैसे कोई बड़ा स्टेट है तो उसमें 2 सेल्स हैं, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा बड़े स्टेट्स हैं उसमें 3 या 4 सेल्स भी हैं, जैसे यूपी में 4 सेल है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग स्टेट। पंजाब में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, हरियाणा में 1 है, महाराष्ट्र में जाओ वहाँ भी 2-3 है। तो उस हिसाब से, और वहाँ पे हमने इसको ग्रेड किया कि Tier 1 एंड Tier 2। Tier 1, सपोज यू डायल द नंबर 14416 विच इज़ अ टोल फ्री नंबर, यू डायल 14416 हम 14416। हम इसको ऐसे याद करने की बोलते हैं, 1 4 × 4 16। अच्छा, ये इजी हो गया, ये याद हो गया। तो सबको याद हो जाता है। तो उसमें क्या है कि सपोज यू डायल 14416, देन IVRS बेस्ड सिस्टम है, और फॉर दैट IIITB हेल्प्स अस बेंगलोर, एंड निमैंस इज़ द एपेक्स सेंटर। तो वहाँ से IVRS में जस्ट लाइक यू डायल एनी कस्टमर केयर नंबर, दे विल आस्क यू इन विच लैंग्वेज डू यू वांट टू टॉक, विच लैंग्वेज यू आर प्रोफिशिएंट इन। फिर आपको ऑप्शन दिया कि जी एक के लिए, हिंदी के लिए 1 दबाएं, पंजाबी के लिए 2 दबाएं, एंड इंग्लिश के लिए 3 दबाएं। एंड देन दबाने के बाद ही देन यू विल गेट कनेक्टेड टू ए काउंसलर, एंड दीज काउंसलर्स आर ऑल ट्रेंड काउंसलर्स, trained by the NIMHANS team and the regional coordinating centers like PGI। तो अब आपको लगता है कि मान लीजिए डे टू डे स्ट्रेस है, कोई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, काउंसलर से आपने 10 मिनट 15 मिनट बात की, एंड यू फील यू आर फाइन, यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, एंड काउंसलर आपको कुछ कुछ टेक्निक्स बताएगा स्लीप को लेके, एंग्जाइटी को लेके, या एंगर इश्यूज जो भी है उनको काम डाउन करने के लिए। बट इफ़ यू फील दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, like you can ask the counselor to escalate your call just like any other customer care number, you can ask कि आप इसको लग रहा है कि थोड़ा सीरियस इशू है, हाँ, तो आप उसको एस्केलेट करा सकते हैं। उसमें अब वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं। एंड नाउ इफ़ द साइकेट्रिस्ट फील्स आफ्टर टॉकिंग टू द पेशेंट कॉलर, इफ़ द साइकेट्रिस्ट फील्स दैट द पर्सन नीड्स ट्रीटमेंट, तो हम बोलेंगे, मान लीजिए आप यहाँ बैठे, हम बोलेंगे आप खरर में हैं तो आप PGI चले जाइए, या 32 चले जाइए, या 16 चले जाइए। बट द पेशेंट इंसिस्ट, नहीं मैं जा नहीं सकता हूँ, सपोज कोई ओल्ड एज पर्सन है या कुछ भी है, दैट आई हैव मोबिलिटी इशू, आई कैन नॉट मूव आउट, देन देर इज़ प्रोविजन ऑफ ई संजीवनी
ई संजीवनी के थ्रू ऑडियो कॉल होगी एंड दे विल गेट द प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो। ओके, सो प्रिस्क्रिप्शन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। जो पेशेंट नहीं जा पाते कहीं पे, या फिर कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जैसे पेशेंट ऐसी सिचुएशन में चले जाता है कि वो खुद बात नहीं करना चाहता, फैमिली ज़बरदस्ती बात करवाती नहीं, है, चलिए उसमें तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं कि वी कैन नॉट फोर्स अदर पर्सन, वो तो कंसेंट वाला इशू आ जाता है। अच्छा, वी वांट के जो पर्सन है जो खुद विलिंगली करना हाँ, जो विलिंगली करना चाहता है। ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट तो हम कहीं भी नहीं देते हैं, है ना। मतलब इन पेशेंट जो भी इनफैक्ट इन पेशेंट हो चाहे ओपीडी पेशेंट हो, अगर पेशेंट विलिंग नहीं है तो वी कैन नॉट फोर्स, है ना, सबका अपना राइट है। दैट इज़ ए डिफरेंट लॉ जैसे ही है। 18 and above only can call and take the treatment or anybody हाँ, lesser उसके लिए बच्चों के लिए आप कॉल कर सकते हैं, ओके, ठीक है। बच्चों के लिए पेरेंट्स कैन कॉल, फिर बच्चे से बात करा सकते हैं। बट 18+ तो जैसे नॉर्मली कहीं भी जैसे वॉक इन आप ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, वैसे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो इसमें जो Tier 2 वाला सिस्टम है, इफ़ द पर्सन रेफर्स के आप यहाँ अब आप डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में चले जाइए। डिस्ट्रिक्ट में आप जैसे मान लीजिए यहाँ तो चलो फिर भी 3-4 ऑप्शन है। मान लीजिए फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप उठा लीजिए पंजाब का, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो भी हेडक्वार्टर में है वहाँ जाके आप साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं एंड यू कैन गेट द प्रिस्क्रिप्शन। इसका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मेंटल हेल्थ एक्सेस असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। दैट्स अ वेरी गुड थॉट एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस कि आपसे बात करनी थी, तब मुझे पता चला कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम बिकॉज like any government scheme it takes time for implementation, getting manpower and machinery. Initially 1 लाख कॉल पूरा करने में ही it took us more than 6 months all over India, but उसके बाद से अभी तक we have received more than 15 lakh calls. 15 lakh calls? Yes. अभी 2 साल अब हो जाएंगे, 10 साल। That's a revolutionary change, क्योंकि अब लोग, और इसमें anonymity भी रखी जाती है। Anonymous रहती हैं कॉल्स, अनलेस आपने मान लीजिए इफ़ यू आर ए फ्रिक्वेंट कॉलर एंड यू वांट, कोई थेरेपी चल रही है, कोई सेशंस चल रहे हैं आपके, मान लीजिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सीख रहे हैं आप, या स्लीप हाइजीन के लिए कोई आपके सेशंस चल रहे हैं काउंसलर के लिए, दैट टाइम द काउंसलर गेट्स टू नो कि आप कॉलर हैं एंड यू ऑल्सो, मगर आपसे पूछते ही हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू टेल योर नेम, यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी, देन इट इज़ फाइन। अनोनिमस कॉलर की तरह भी बात की जा सकती है। दैट वाज जस्ट टू सर्कमवेंट द स्टिग्मा पार्ट। कोई मुझे ये ना बोले कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ या मैं मेंटल हेल्थ की दवाई ले रहा हूँ या इलाज ले रहा हूँ, जो स्टिग्मा और जो शेम है वो फील ना हो, उसके लिए हमने ये ऑप्शन भी दिया। बट वी आज द पर्सन, मतलब वो इवेंचुअली सब बता ही देते हैं बात करके ना, जब अच्छा लगता है हम उसको एजुकेट करते हैं दैट देयर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। सर, आपने साइकाइट्री में MD की है एंड ये सब्जेक्ट कैसे चूज़ किया आपने? सब्जेक्ट देखिए, मतलब साइकेट्री इज़ जस्ट डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। तो जैसे मैं MBBS के टाइम पे और उसके बाद प्रिपरेशन के टाइम पे फैसिनेटिंग सा लगता था। यू गेट टू सी एवरी डे, यू गेट टू सी न्यू पर्सन, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं 100 पेशेंट देख रहा हूँ तो एक ही तरह के पेशेंट देख रहा हूँ। जैसे कोई भी व्यक्ति, आप 100 नॉर्मल लोगों से बात कर रहे होंगे, एवरी वन इज़ डिफरेंट, वैसे ही हमारे पेशेंट भी, हर पेशेंट डिफरेंट है। तो यू गेट टू सी एवरीथिंग, यू गेट एवरी डे, यू गेट टू सी न्यू। डू यू गेट सरप्राइज्ड एवरी डे कई बार जब आप लोगों से मिलते हो, या फिर आप अब जज हो जाता है कि ये इस टाइप का होगा, इसको ये प्रॉब्लम होगी? नहीं, ऐसे जज तो हम लोग नहीं करते हैं, बट येस मोस्टली अब ओवर द ईयर्स, मतलब थोड़ी देर बात करके हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरह से किस चीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, किस जैसे बात करते हैं पेशेंट्स, तो वैसे पता लग जाता है। बट यस, बीच बीच में थोड़ा सा हमें कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे कुछ ना कुछ पेशेंट ऐसे मिल जाते हैं जिसमें कि साइकोपैथोलॉजी इतनी ज़्यादा रेयर, वास्ट या वैसे कुछ मिलता है कि वी डू गेट सरप्राइज। सर, ब्रेन इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है एंड इसको सबसे कम ध्यान दिया जाता है। तो ये एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि ये कितना CNS कितना इम्पोर्टेंट है पूरे हमें एग्जिस्ट करने के लिए। अब जैसे ब्रेन की बात करें, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना हम लोग, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक तरह से आप मान के चलें तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का ही डिफरेंस है, ठीक है। जैसे आपका ब्रेन है एंड एंटायर CNS इज़ लाइक योर हार्डवेयर एंड दिस मेंटल हेल्थ सिस्टम इज़ योर सॉफ्टवेयर। सो वी डोंट सी द सॉफ्टवेयर। अभी आपका लाइट कैसे चल रही है, आपको कंप्यूटर कैसे चल रहा है, अपडेट नहीं कर रहे हो, मतलब पता ही नहीं है ना। नॉर्मल लोग बड़ा मुश्किल है समझाना। आपको पता है कि कितना चिपसेट है, कितने रैम है, इतना ही बता सकते हो रैम कैसे बन रहा है, कैसे काम कर रहा है। पीपल डोंट नो।
कोई टेक्निकल बहुत ज़्यादा CS से किया होगा, कंप्यूटर साइंस से किसी ने बीटेक किया होगा, वही बता पाएगा। उसी तरह से लेकिन अगर आप आजकल देखते हैं बच्चे काफ़ी एंथुजियास्टिक होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये वाला चिपसेट है, ये वाला चिपसेट है। उसी तरह से ही हम भी अगर चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर हम बताना शुरू करें तो पीपल विल डेफिनेटली गेट टू नो कि जिस तरह से हार्डवेयर इम्पॉर्टेंट है, हमने हेलमेट लगा के अपना सिर बचाना है, वैसे ही अपनी रूटीन सेट करके, नींद प्रॉपर लेके, नशे वगैरह से दूर रह के, वैसे ही हमने अपना सॉफ्टवेयर यानी कि अपना मेंटल हेल्थ भी हमने ठीक रखना है। इस साल सर जो थीम है और जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की जो WHO ने जिस पे फोकस किया है वो मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस, जो थीम है दैट इज़ टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। जी ठीक है, तो अब वर्क प्लेस के बारे में अगर हम बात करें, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, आज से अगर हम 10-20 या मतलब चलो आज़ादी के टाइम पे बात करते हैं तब तो 90% सब कुछ फार्मिंग में ही लगे हुए थे, है ना। बट धीरे धीरे फार्मिंग सेक्टर से वी आर नाउ इनटू सर्विस सेक्टर। अब देखो ना, हर चीज़ के लिए मतलब वी आर नोन वर्ल्ड वाइड के सर्विस क्वालिटी में और सब चीज़ों में, हॉस्पिटैलिटी में वी आर डेफिनेटली राइजिंग। तो अब जो नंबर बचा है फार्मिंग का, दैट इज़ अराउंड 45 to 50%। तो रेस्ट ऑफ द 50% इज़ योर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड वर्क सेक्टर, जिसमें होटल्स भी हो गए, हॉस्पिटैलिटी एंड ऑफिसर्स एंड एवरीथिंग। जी तो अब उसमें क्या हुआ कि आई एम नॉट सेइंग कि जो खेती कर रहे हैं किसान, उनका मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इशू। बट जो 50% लोग हमारे ये बचे हैं, दे डील विद ह्यूमंस ऑल्सो, दे हैव टू डील विद समटाइम्स दे जस्ट सिट ऑन द कंप्यूटर थ्रू आउट द लॉट ऑफ मशीन्स एंड गैजेट्स। लॉट ऑफ मशीन्स के अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसको पता ही नहीं है अंधेरा करके। आप सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी में जाओ, लाइट्स ऑफ रहती हैं, जस्ट कंप्यूटर बैठ के लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ देम दे वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ देयर कंट्री फॉर विच दे आर वर्किंग, ठीक है। ये उस तरह की वर्क प्रोफाइल हुई। कुछ है वाइट कॉलर जॉब्स हैं कि आपने बस ब्यूरोक्रेसी वाला सिस्टम है, उसमें आपने इधर से झाड़ खानी है, उधर से डांट खानी है, देन यू हैव टू मेंटेन योर कंपोजर एंड यू हैव टू डील विद पीपल वेरी पोलाइटली, है ना। उस तरह के लोग हैं। तो प्लस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है कि एक तो है बिल्कुल बॉटम वाला एम्प्लॉई है जो कि जिसको लगता है वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, और हो सकता है कि फिजिकल लेवल पे शायद वो सबसे ज़्यादा काम भी कर रहा हो, ठीक है। एक बीच में मैनेजर लेवल पे हो गए, उनको लगता है कि यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, तो वो मिड वाला काम हो। एक हुआ टॉप लेवल पे जो कि एम्प्लॉयर है, दे आर मैनेजिंग। तो हर लेवल पे अलग अलग तरह का स्ट्रेस है। ऐसा नहीं है कि बस मैं बॉटम पे हूँ, मैं सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं ही सारे क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। है ना। तो हर एक ग्रुप का अलग अलग स्ट्रेस है, हर एक सेक्टर का, वर्किंग सेक्टर का अलग अलग स्ट्रेस है। तो अब इसको थीम क्यों बनाना पड़ा? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ट्रेंड कि ये स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसके साथ साथ ये जॉब लॉसेस, है ना। किसी भी दिन पता चलता है कि नाउ ले ऑफ चल रहा है, रिसेशन आया, इतने लोगों को आपने हटा दिया, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं टाइम से, लोगों को लगता है कि मैं इतना आई एम स्लॉगिंग 24/7 बट आई एम नॉट गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन, ठीक है। हम नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे, कोई किसी का काम का श्रेय कोई और ले जा रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ चलते रहते हैं। प्लस साथ साथ घर मैनेज करना, है ना। वी आर मूविंग फ्रॉम जॉइंट फैमिली सेटअप टू न्यूक्लियर फैमिली सेटअप। तो पहले तो था अगर हस्बैंड अकेला काम कर रहा है, बच्चे पल रहे हैं आराम से। अभी हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, बच्चे कहाँ पे, कौन देख रहा है? ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट लिविंग टुगेदर। तो वो उस तरह का स्ट्रेस। अर्बनाइजेशन में एक्सपोजर टू नेगेटिव आई वुड से नेगेटिव ओनली दैट यू आर सो मच इनटू कॉम्पिटिटिवनेस कि आपने देखा कि आज इसने गाड़ी ले ली तो आप लोन लेके गाड़ी ले लेंगे, ठीक है। वो सोशल वी आर लिविंग अदर्स लाइफ नॉट आवर लाइफ। सोशल वैलिडेशन इज़ अ बिग थिंग कि आपको लगता है कि मेरी अगर 1 लाख रुपए की तनख्वाह है तो आपको कोई भी बोल देगा आगे कि गाड़ी ले लो, और वो 50,000 आपके उसी में जाते रहेंगे। ऐसे ही आप, तो उस तरह से भी मतलब ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स योर वर्क। अब वर्क पे क्या है, उससे क्या बढ़ता है, प्रॉब्लम क्या हो रही है? एब्सेंटिज्म बढ़ेगा, ठीक है। लोग छुट्टी ज़्यादा लेंगे, अगर काम पे आ भी रहे हैं तो दे आर नॉट एबल टू फोकस। तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है? एम्प्लॉयर का नुकसान हो रहा है एंड इन द
larger picture, it is affecting the economy. So the mental health is directly linked to the economy. And the interesting fact is the burden of care is not that cumbersome, that financially that is not affecting that much. जो मान लीजिए इलाज का खर्चा है ना पेशेंट्स का, वो इतना नहीं इफेक्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमी को. अगर हम फ्री में भी इलाज कर दें किसी का तो कोई वो नहीं इफेक्ट करता. जो मेंटल हेल्थ की वजह से जो हमारे जो डेली जो हमारा वेस्ट हो रहा है, मतलब वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज जो वेस्ट हो रहे हैं मेंटल हेल्थ की वजह से, दैट इज इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी मोर. सर एग्जैक्ट यही चीज़, बिकॉज वी वर फेसिंग अ सिमिलर सिचुएशन इन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. एंड पर्सनली क्योंकि एज अ नेम से साइको केयर, तो वी आर टू मच इन्वॉल्व एंड वी गेट गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर. हमें पता चल जाता है कि ये इश्यूज़ क्या हैं और कितने इंपॉर्टेंट एड्रेस करने हैं. तो यही समझ आया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर सबकी मेंटल हेल्थ को ध्यान दें तो परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ेगी और सब तभी ठीक रहेंगे. तो 3 months ago we tied up with a very senior psychologist and we had set up a mental health department in our company, and every week she is here the entire day and including us the directors. So we are also हम लोग भी अपनी शेयर करते हैं and it feels वी फील मच मोर एनर्जाइज. मतलब मैं तो पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स यू डोंट नो व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन. और वो जो हीलिंग की जैसे आपने बात की, तो मुझे एक ये सोल्यूशन दिखा कि अगर हम हर एक कंपनी में एक मेंटल वेलबींग डिपार्टमेंट भी अगर हम बना लें और उसको नॉन स्टिग्मेटाइज करके, एंड इवन जो मैनेजमेंट भी अगर इन्वॉल्व होगी तो एवरीबडी विल फील कंफर्टेबल कि सिर्फ ये एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. तो एक मुझे ये सोल्यूशन दिखा. आपसे मैं थोड़ी वैलिडेशन चाहता हूँ कि इज़ इट करेक्ट? डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्टेप है. अब जैसे मैंने बात की कि जैसे हमने डिफरेंट लेवल प्रॉब्लम्स के बताए थे ना कि एम्प्लॉय लेवल पे दिक्कत है, मैनेजर लेवल पे दिक्कत है, एम्प्लॉय लेवल पे दिक्कत है, फिर पॉलिसी लेवल पे दिक्कत है, मान के चलिए. तो सोल्यूशन भी हर इन्हीं लेवल्स पे हमें मिलेंगे. अब एम्प्लॉय लेवल पे आप क्या कर सकते हैं कि आपने मान लीजिए आपके 100 स्टाफ मेंबर्स हैं, उसमें से आपने हर महीने के हिसाब से किसी को मेंटल हेल्थ चैम्पियन बना दिया कि दिस टाइम यू विल बी द मेंटल हेल्थ चैम्पियन, यू विल लुक आफ्टर कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दे विल कम टू यू एंड दे विल आस्क और दे विल आस्क यू टू एस्केलेट द इशू टू जो भी सुपीरियर है आपका मैनेजर. तो उस तरह से कुछ बड़ी सिस्टम का होता है कि आपने मान लीजिए 4 लोग हैं तो 2-2 लोग की टीम बना दी कि आपस में तुम दोनों ने ख्याल रखना है इसका. यूजुअली वी डू दैट व्हेन ए न्यू कमर्स कम. देखिए ये वाली चीज़ें हम हमेशा ओपनली बात नहीं करते हैं, मतलब एक्सप्लिसिटली बोल के नहीं की जाती हैं. बट आपने कॉलेज किया, हमेशा जब भी कोई नया बच्चा जाता है कभी उसको कभी सिंगल रूम मिलता ही नहीं है हॉस्टल्स में. हमेशा साथ ही 2 या 3 होते हैं. फर्स्ट ईयर में ट्रिपल सीटर मिलता है ना, कि 3 लोग रहेंगे तो आपस में जान पहचान भी होगी, एक दूसरे को देख पाएंगे. एज यू ग्रो सीनियर हो जाते हैं तो शायद वो सिंगल रूम तक अलाउ कर देते हैं, बट फर्स्ट ईयर में कोई आपको सिंगल रूम अलाउ नहीं करता. तो दिस वाज मतलब अनसेड पॉलिसी टाइप होती है ये. ठीक है. फिर उसके बाद मैनेजर लेवल पे आपने आया कि आपने जैसे आप कर रहे हैं आपने वीकली किया हुआ है. वीकली तो बहुत ही अच्छा है. अदरवाइज़ आपने मान लिया एटलीस्ट 1 मंथ कर दिया कि आपने 1 मंथ एक डिनर होगा या लंच होगा, कंपनी का लंच होगा. उस लंच में आपने मान लीजिए आप ख़त्म होने लास्ट डे ऑफ मंथ और उसके बाद अब सारे बैठ के खा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं इन ए वेरी इनफॉर्मल वे. तो इसमें जो भी आपके चाहे मैनेजर लेवल पे है, चाहे जूनियर है, सीनियर है, वो सब ने आके अपने अपने मन की बात खाते पीते कर लेनी है. कॉर्पोरेट्स में आप देखेंगे वीकेंड्स पे बड़ा ये सब कल्चर रहता है पार्टी का. ठीक है. चाहे वो आई वोंट से कि भैया अल्कोहल ही होना ज़रूरी है, आप कैसे भी कर सकते हैं जैसे आपकी पार्टी का. अब आप आ जाओ पॉलिसी लेवल पे. आप जैसे इफ़ यू आर अ डायरेक्टर एंड यू आर एम्प्लॉयर, आपने एक सेटअप करा दिया कि आपने बैठने की एक जगह बना दी, साथ में खाना खाने के लिए. अब मान लीजिए किसी के पास खाना खाने की जगह ही नहीं है साथ में, तो वो कैसे साथ बैठेंगे? तो अपने डेस्क पे खाएगा. आपने एक अरेंज कर दिया कि एक हॉल है, एक पेंट्री है, वहाँ से खाना लो, खा लिया. देखेंगे किसी भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाएंगे सारा खाना पीना फ्री रहता है, जिसको जो खाना है खाओ. एंड दे हैव ए सेटअप ऑफ जिम ऑल्सो कि जिम भी कर लो, आप सोना भी ले लो, स्पा भी कर लो, नहा भी लो और आराम से आके फिर मन करे काम कर लो. जापान वाले तो ब्रेक भी देते हैं कि सो जाओ आप आधे घंटे 1 घंटा बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है. तो बॉट्स बना के रखते हैं, गूगल बॉट्स बना के रखता है कि आप पॉड्स में मान लो सो जाओ बीच में अगर ब्रेक लगते हैं. तो इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी, द मोर द पर्सन स्टेज एट वर्क मोर हिल वर्क फॉर यू. आप मान लीजिए
आपके एम्प्लॉय को लगता है कि यार मेरे को यहाँ पे सारी सुविधा मिल रही है, वाईफाई भी है, खाना पीना भी फ्री है, जिम भी है, नहाने धोने का भी सब कुछ है, मैं घर जाके क्या करूँगा, चल यहीं बैठते हैं। तो अगर वो 4 घंटे एक्स्ट्रा रुक गया अपने टाइम पे तो 1 घंटा तो काम कर ही लेगा ना आपके लिए। तो वर्क एफिशिएंसी आपके लिए भी बढ़ रही है, तो एम्प्लॉयर के लिए फ़ायदा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उससे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सारा इंप्रूव हो रहा है इफ़ यू आर हैविंग ए जिम एंड ऑल दोस थिंग। पॉलिसी लेवल पे अगर आप जाओ तो ये देखो, जैसे ईएसआई है, ईएसआई हॉस्पिटल्स हैं, तो वो जितने इनके स्टेट वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो होता है, तो उसमें सबका इलाज फ्री है इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ, कि आपका जो इंश्योरेंस वाले पैसे इकट्ठे रहे हैं वो भी हो रहे हैं, इनफैक्ट आपका इलाज भी फ्री है। तो आप इतने, तो फिर किसी को डर नहीं लगता है। मान लीजिए आपकी छुट्टी भी कभी नहीं कट रही है, अगर आप मान लीजिए आपको फॉलोअप के लिए जाना है, इलाज के लिए जाना है, तो आपको छुट्टी भी लेनी पड़ रही है, खर्चा भी करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपका अरेंज किया हुआ है कि आपका ट्रीटमेंट भी फ्री है और छुट्टी भी नहीं कटेगी, तो कोई बिना किसी हिचक के आराम से अपना फॉलोअप के लिए जा सकता है। दूसरा वैसे इनिशिएटिव बेंगलोर ने, निमैंस ने शुरू किया था पुलिस वालों के लिए। दे टेक रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम फॉर द पुलिस, और उसी के, और जो सबसे आपके लिए जो सबसे मोस्ट फिजिबल इस टेलीमानस। मान लीजिए आपने टेलीमानस का अपना हेल्पलाइन जगह जगह फ्लैश की हुई है, तो किसी को लगता है कि आज वो स्ट्रेस्ड है, मान लीजिए आपने ही डांट दिया किसी को, अब वो परेशान है, कहीं तो वेंट आउट करना है, दैट वेंटिंग आउट इटसेल्फ इज़ थेरेप्यूटिक। वो जाके कहीं बात कर रहा है अपने मन, आप किसी दोस्त को बोलेगा, उसको डर लगेगा कि यार ये कहीं जाके बॉस को ना बता दे, घर पे बोलेगा, घर वाले और टेंशन बढ़ेगी। तो यू आर टॉकिंग टू एन अननोन पर्सन विच इज़ क्वालिफाइड, एंड यू आर टॉकिंग एनी, यू कैन टॉक एनी टाइम, कि रात को 12 बजे भी टेंशन हो रही है, आप कॉल कर लो, फ्री में हो रहा है सब कुछ और घर बैठे हो रहा है, कहीं से भी कर सकते हो। तो दैट इज़ ए इनिशिएटिव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हर लेवल पे इनिशिएटिव्स है, इम्प्लीमेंट करने की बात है। एग्जैक्टली, इनिशिएटिव्स बहुत है, इम्प्लीमेंट करने की बात है, और अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है, एंड एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस इज द की, इफ़ यू अवेयर देन यू विल एक्नॉलेज ऑल्सो। ठीक है सर, हैव यू नोटिस वन थिंग कि ऑफ लेट एंग्जाइटी थोड़ा ट्रेंड भी बन गया एक तरह से, जैसे कि एंग्जाइटी इश्यूज वाली जो बात है, जैसे इन स्कूल टाइम में भी और कॉलेज में भी, एक तो होता है कि एक्चुअल समबडी इज हैविंग इट, और एक इट हैज़ बिकम एज अ सोशल ट्रेंड इन सर्टेन सर्कल्स। ये ट्रेंड, इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर, नाउ वी आर रिकग्नाइजिंग, दैट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब इन अ वे इट इज़ अ गुड ट्रेंड कि अगर किसी को है तो इट इज़ टेकन पॉजिटिवली नाउ, कि ये एंग्जाइटी है तो इट इज़ फाइन। हाँ इट इज़ फाइन। बट वो थिन लाइन क्या है सर, जैसे अब कहते हैं कि एंग्जाइटी होने में और एक वैसे एंग्शियस होने में क्या? अब ये टुमारो यू हैव एन एग्जाम, हाँ जी, यू मस्ट फील एंशियस, अदरवाइज पढ़ाई नहीं करोगे आप, है ना। अप्रहेंशन तो चाहिए ना कि यार मेरे को पढ़ाई, पेपर है, पढ़ना है, इतना सिलेबस रह गया। अगर आप घबराओगे नहीं, थोड़ी एंग्जाइटी नहीं होगी, तो पढ़ोगे भी नहीं। तो दैट अप्रहेंशन इज़ गुड, दैट इज़ गुड अप्रहेंशन, के दैट अप्रहेंशन इज़ पुशिंग यू टू रीड, टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। बट अगर वो एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपको मान लीजिए आपके पाल्पिटेशंस ही नहीं रुक रहे हैं, आपका पसीने ही नहीं रुक रहा, आपको डायरिया शुरू हो गया, देन इट इज़ कॉजिंग डिसफंक्शन। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंग्जाइटी एंड द अप्रहेंशन। क्लिनिकली तभी होता है जब जो आपने व्हेन देयर इज़ अ डिसफंक्शन इट बिकम्स अ डिसऑर्डर। वी डोंट कॉल इट एन इलनेस, वी कॉल इट ए डिसऑर्डर। ओके, डिसऑर्डर का पर्पज़ मतलब यही है कि मान लीजिए आप, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए ग्रीफ का, किसी के घर में डेथ होती है तो वी गिव देम 13 डेज टू मॉर्न। ठीक है जी जी, तो 13 डेज में यूजुअली वी एक्सपेक्ट, ऐसा देखा गया है पुराने टाइम से लोग, अभी किसी को क्लास लेके तो बताएगा नहीं कोई, लेकिन इट हैज़ बीन मस्ट हैव बीन सीन बाय आवर एल्डर्स के भैया 13 दिन के बाद थोड़ा सा बंदे की मानसिक दशा ठीक हो जाती है कि वो काम पे जाने लायक वापस हो जाता है, तभी बोलते हैं 13 दिन के बाद काम पे आ जाओ। सो पीटीएसडी में कैटेगरी में चले जाते हैं अगर नहीं, वो डिप्रेशन जैसा हो जाता है। मान लीजिए 14 दिन से ज़्यादा, 2 वीक्स का ऐसे हम क्राइटेरिया भी रखते हैं डिप्रेशन के लिए ना। इफ़ द डिसफंक्शन परसिस्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स, ओके, सिम्टम्स जो भी सैडनेस है, डिक्रीज इंटरेस्ट है, पुअर स्लीप है, इजी फैटिगेबिलिटी, वो सब चीज़ें हैं अगर आपको, एंड इट इज़ परसिस्टिंग मोर देन 2 वीक्स, देन वी कॉल इट डिप्रेशन। एंड उसके बाद अगर हो रहा है तो इमीडिएटली कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। Yes. And in the 2 weeks you can easily identify, your near dear one can identify कि हफ्ते 10 दिन से परेशान लग रहा है। और अगर उसको डिले, जैसे आपने बताया कि डिले करें, अगर 2 हफ्ते जितना से डिले करेंगे उतना प्रॉब्लम है। मान लीजिए इट थिंग्स प्रोग्रेसेस, मान लीजिए इफ़ यू आर फीलिंग सैड फॉर समथिंग
यू आर नॉट एन्जॉइंग, यू आर हैविंग पुअर स्लीप, अगर ये परसिस्ट करता रहा तो इट विल कीप ऑन वर्सनिंग, देन यू विल स्टार्ट हैविंग डाउट्स कि मैं तो बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं रहा, देन पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग सुसाइडल थॉट्स, स्टार्ट्स हैविंग सुसाइडल थॉट्स, दैट इज़ द वर्स्ट आउटकम ऑफ एनी मेंटल इलनेस। आप देखेंगे जो नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में जो डेटा है 10 गुना ज़्यादा सुसाइड का रिस्क रहता है मेंटल हेल्थ में। तो इफ़ योर मेंटल हेल्थ इज़ नॉट गुड, यू आर एट रिस्क ऑफ सुसाइड ऑल्सो। सर कोई सुसाइड करने का एक्सट्रीम स्टेप कैसे लेता है और क्या वो मेंटल स्टेट अब रहती है? मैं चलो हम सुसाइड के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। अभी हमने 40 सेकंड में अगर हम बात करेंगे तो वह समवेयर इन द वर्ल्ड वन पर्सन हैज़ killed himself or herself by suicide. Every 40 seconds, one person is dying by suicide. Every 40 seconds. And it is 10 times more common in mental illness. ठीक है, and it is twice the males, females they attempt twice more compared to men, but men die more because they use lethal means, accessibility and everything is there. तो आप मान के चलिए कि अब इसको अगर हम कम करते करते आ जाएं कि अगर मान लीजिए फीमेल्स में डबल है तो 20 सेकंड में एक फ़ीमेल कहीं ना कहीं सुसाइड अटैम्प्ट कर रही है। अटैम्प्ट लगभग 3 से 4 अटैम्प्ट करने के बाद यूजुअली एक व्यक्ति का, तो लगभग हम मान के चलेंगे एवरी 5 to 10 seconds वन पर्सन इज अटेम्प्टिंग ए सुसाइड। Attempting every 40 seconds somebody is dying and every 5 to 6 seconds somebody 5 is to 10 seconds someone is attempting in world. This is alarming. I was not knowing कि इतना ठीक ज़्यादा। है, अब उसके एंड दिस इज़ टोटली प्रिवेंटेबल। आप मान के चलिए जो ये वाली एज ग्रुप मान के चले जो जहाँ हम बैठे अपनी एज ग्रुप में 15 to 35 वाली जो एज ग्रुप है, 39 तक आप मान के लो, सुसाइड इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स यूथ में। एंड वी आर ऑल वी यू नो टीवी पे भी रेडियो पे भी पुलिस खड़ी है, हेलमेट पहन लो, ये सब कर लो, है ना, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट सुसाइड। इसका सर बिगेस्ट कॉज क्या होता है? बात नहीं कर पाते, वेंट आउट नहीं कर पाते, क्या होता है ये? बस मैं बोला 10 गुना ज़्यादा है मेंटल इलनेसेस में कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो बात करना ही बड़ा ज़रूरी है, बातचीत करना, प्लस एवरी एज ग्रुप, जैसे मैंने एम्प्लॉय की बात की वैसी एज ग्रुप की भी बात करें ना, तो आप चाहे स्कूल्स में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर आप नौकरी के लिए परेशान हैं, फिर रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, फिर मिड लाइफ क्राइसिस एंड एवरीथिंग, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ हैज़ डिफरेंट स्ट्रेसेस। नॉट एवरीवन, ऐसा नहीं है कि अब आप कोई बोलेगा कि हर कोई तो नहीं सुसाइड अटैम्प्ट कर रहा है, तो सबकी रिजिलियंस अपनी अपनी जैसी होती है ना। तो रिजिलियंस पे बड़ा वो लगता है कि आपने मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, लोग यूपीएससी के सारे अटैम्प्ट लगा देते हैं, पूरी जवानी निकाल देते हैं। एक होता है कि एक बार ही फेल हो गया वही अटैम्प्ट कर लेता है। कोटा में जैसे होता है, कोटा में ऑलमोस्ट आप करके चले तो हर दूसरे तीसरे दिन की एक सुसाइड काउंट कर लेंगे आप बच्चे की। बट इस बारे में इतनी खुल के इतनी बात क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि अगर इतना ज़्यादा मोर्टेलिटी है इसमें इसकी सुसाइड की वजह से, तो लोग क्यों नहीं इसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे और इसको एक बहुत बड़ा सोशल इशू क्यों नहीं बनाया जा रहा? बस स्टेक होल्डर्स की बात है, लोग इसके बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल रैली पे तो इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, है ना। सब लोग हम इंडिविजुअल सोशल मीडिया के थ्रू ही बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बढ़ रहा है ये ना, मतलब इसके बारे में बातचीत कर करके थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ रही है, बट फिर भी उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है कि हम जाके वो कर सकें। अब आप बोलेंगे हर स्कूल कॉलेज में आजकल काउंसलर्स के प्रोविज़न है कि काउंसलर रहते हैं, बट वो कितने इक्विप्ड हैं, कितने लोगों के लिए हैं ना। मतलब हर किसी स्टूडेंट तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे? डेफिनेटली। आप बड़े शहर में बैठे हैं, यहाँ पे फिर भी 40 बच्चों की क्लास होती है ना। आप सरकारी स्कूल में चले जाओ, वहाँ पे 100 बच्चे होंगे एक क्लास में, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए टीचर ऑल्सो टू नो द नेम ऑफ एवरी चाइल्ड। तो पेरेंट्स का क्या रोल रहता है इसमें, जो मेंटल हेल्थ को अगर बचपन से ही बच्चे को अगर? पेरेंट्स के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दे शुड नो द लिमिटेशंस ऑफ देयर चाइल्ड, है ना। सबको पता होता है, आपको भी पता होगा, आपके फादर को भी पता होगा आप कितना कहाँ तक क्या कर सकते हो, आपको भी पता होगा आपका बच्चा कहाँ तक क्या कर सकता है। स्ट्रेच ना करें। हाँ, यू कैन नॉट पुश द लिमिट्स। ऐसे नहीं कि देखा देखी में कि जी जैसे बोल देते हैं उसका बेटा तो ये कर रहा है, तूने ये करना है,
तो दैट शुड नॉट बी डन. कंपैरिजन इज़ अ बिग इशू. बच्चे के बचपन में अगर आपने कंपैरिजन वाला डाल दिया ना तो प्रॉब्लम है. डेफिनेटली यू वांट टू मोटिवेट योर चाइल्ड, बट उसको उसी से कंपैरिजन करो ना कि लास्ट टाइम यू हैव डन दिस थिंग. पॉजिटिव एक रीइंफोर्समेंट जैसा होता है ना कि बेटा आपने ये अच्छा किया था, वेरी गुड, आप और इससे अच्छा कर सकते हो. कंपैरिजन में इशू आ जाता है. फिर आपको लगता है कि अब हर किसी का, सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है कि कौन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है कि नहीं. आजकल देखो 6ठी क्लास में बच्चों को एनरोल करा देते हैं. हाँ कि एलन में डाल दो, उसमें डाल दो, कोटा भेज दो, या मेडिकल की तैयारी करा दो, या जेई की तैयारी करा दो. सही बात है. और है ना? 6 में ही 6 में शुरू कर दिया, ट्यूशन शुरू हो जाती है वैसे ही. शुरू हो जाता है. फिर उसके साथ ये तो चलो एक हुआ. एक इसका एक्सट्रीम दूसरा क्या है कि आपने देखे होंगे ऐसे भी बच्चे कि वो स्कूल से आ रहा है, फिर एक गिटार क्लास जा रहा है, फिर वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, फिर वो डांस करने जा रहा है, फिर वो सब करने जा रहा है. तो एक ये वाली भी एक्सट्रीम है कि आपने एक बच्चे को एक लैंग्वेज भी सीखने जा रहा है और 4 आइटम और सीखने जा रहा है कि डांस भी करेगा, गिटार भी सीखेगा, क्रिकेटर भी बनेगा, सब कुछ करेगा. तो ये आपके पास ऐसे कोई पेशेंट आए हैं कि जो पेरेंट्स ने बच्चों पे एक्सट्रीम इतना प्रेशर डाल दिया और वो? वैसे पेशेंट्स तो देखिए हमारे पास तो मतलब जैसे हमारी जो पेशेंट की क्लाइंटेज है वो थोड़ा सा हमारे पास तो डिसऑर्डर लेवल पे ही आते हैं, बट दिस इज़ द नॉर्मल ट्रेंड. आप देखो आसपास स्कूल जब आप जाते हो, पीटीएम में जब जाओगे तो आपके बच्चे से पूछना, कोई बर्थडे पार्टी में जब आएंगे तो यूजुअली पेरेंट्स का बड़े शहरों में यही रहता है कि हमने सब कुछ कराना है बच्चे से. और वो बच्चा आए स्कूल से आके बैठता नहीं है कि फिर ये शुरू हो जाता है. हाँ जी. तो ये सारी चीज़ें ना पेरेंट्स को अपना एक्सपेक्टेशंस और वो सब ना बच्चा क्या चाहता है, कितनी उसमें कैपेबिलिटीज़ है, वो देख के करना हमने चाहिए. हॉबीज़ ख़त्म कर दी हैं, बस वो बच्चों को हर चीज़ में हम प्रोफेशनल चाहिए है ना. किसी को वैसे ही आप गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल लो, किसी को ये नहीं कि ना अकेडमी जाओ वहाँ क्रिकेटर बनो. है ना. गली मोहल्ले में खेलोगे तो नहीं, बिगड़ जाओगे, गंदे हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो उससे क्या हो रहा है कि टीम स्पिरिट भी ख़राब हो रही है. गली मोहल्ले में बच्चे आपस में जानते नहीं हैं. वो सारी चीज़ें अब आप अगर मान के चलो तो बड़ा कुछ ऐसे ना वी आर मूविंग टुवर्ड्स अर्बन फास्ट लाइफ, उसकी तरफ जा रहा है. आप छोटे शहरों में अभी भी जाओगे, गाँव में जाओगे तो लोग अभी भी इकट्ठे होकर खेलते हैं. सबको पता होता है ये इसका बच्चा है, इसका बच्चा. आपको पता ही नहीं होगा आपके बच्चे की क्लास में कौन कौन बच्चे होंगे. सर मैं दोबारा वापस जाऊंगा. सुसाइड अगर किसी के माइंड में आए तो उसको पहली चीज़ क्या करनी चाहिए अगर कभी भी थॉट आए, कोई सुसाइडल थॉट आए? देखिए एक है कि चाहे वो कोई भी एनिमल हो, मतलब वी आर ऑल एनिमल, मतलब वी हैव हायरार्की में जाएं तो एनिमल का एक जो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है दैट इज़ सर्वाइवल. है ना. छोटा बच्चा भी होगा, उसको भी पता है कि इधर आग है, इधर पानी है, यहाँ गिर जाऊँगा चोट लग जाएगी. तो बाय डिफ़ॉल्ट वी ऑल वांट टू लिव. ठीक है. अब वो सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, जो भी है, कुछ क्राइसिस हो, कुछ लॉन्ग टर्म इलनेस हो जो कि ठीक ना हो सके, उस सब में लोगों को लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई, किसी काम की नहीं रही, मैं बेकार हूँ. लेकिन तब भी जब जैसे हम जो सर्वाइवर रहते हैं उनसे अगर हम बात करें तो दे ऑल फील के शायद लास्ट उस टाइम पे कोई होता बात करने के लिए तो शायद मैं बच जाती या मैं बच जाता. आप देखेंगे यूजुअली कोई मैसेज करके छोड़ता है, कोई फेसबुक पे डाल देता है कुछ. दैट इज़ ए वे ऑफ हेल्प सीकिंग. वहाँ पे टेलीमानस का काम आता है. वहाँ पे टेलीमानस का काम आता है. इफ़ यू हैव नो वन टू टॉक टू, वहाँ पे आप टेलीमानस पे कॉल कर सकते हैं. ठीक है. प्लीज़ टेलीमानस को यूज़ कीजिए. 14416 इज़ द नंबर. ये बहुत प्यारी लाइफ हमें मिली है. ये लाइफ इतनी इम्पॉर्टेंट है एंड डॉक्टर्स लाइक यू आर वर्किंग टूवर्ड सच अ ग्रेट मैनोवर आई वुड से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि और मेंटल हेल्थ सही हो तो सब कुछ सही लगता है. डेफिनेटली सब कुछ यहीं से है. पूरा सॉफ्टवेयर आपका अपडेट रहेगा. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्लीप को लेके ये बड़ा इंपॉर्टेंट. एंड वी टेक स्लीप फॉर ग्रांटेड फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. बचपन से ही कि हम रात में पढ़ रहे हैं, रात भर पार्टी कर रहे हैं, रात में ये कर रहे हैं. अगर आप नींद ठीक से नहीं लोगे तो आपका कुछ काम ठीक से नहीं होना. इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज ब्रशिंग योर टीथ फॉर डेंटल हाइजीन. हैविंग अ गुड स्लीप इज़ इसेंशियल फॉर योर मेंटल हेल्थ. सर बहुत बातें आपसे करनी है बट समय का तकाजा देखते मैं आपसे एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछना चाहता हूँ. हम मेंटल हेल्थ पे अगर इन जनरल सबकी बात करें, बट एक डॉक्टर्स के जो वर्किंग आवर्स कई बार बहुत टफ होते हैं और बहुत
लगातार होते हैं, स्पेशली रेजिडेंट डॉक्टर्स के तो बहुत स्ट्रेनस रहते हैं। तो डॉक्टर्स अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ध्यान रखते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ भी कैसे इफेक्ट होती है? देखिए, जैसे ये मैं डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो हमारे पीजीआई की काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं। कुछ अभी जैसे मैं बाकी कॉर्पोरेट वालों की भी स्टडीज़ हैं, उसमें तो लगभग 50% से ज़्यादा लोग बर्नआउट की बात करते हैं। डॉक्टर्स में भी बर्नआउट होता है। हम लोग भी कभी ना कभी फील करते हैं यार कहाँ क्यों फंस गए कैसे। स्पेशली रेजिडेंसी में क्या है कि रेजिडेंसी का मतलब ऐसे मतलब बाई डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं कि भाई 24/7 आपका काम है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रेजिडेंट, है ना। बट वो जब हम खुद भी जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वी ऑल वांट कि हमें ट्रेनिंग करनी है, तो हम चूज़ करते हैं ऐसी जगह जहाँ पे कि बड़ा पेशेंट रश हो। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन होते हैं। सपोज आई गेट ए रैंक अंडर 100, टॉप 100 में आए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन हम फॉर ट्रेनिंग पर्पसेज एंड एवरीथिंग फॉर रेजिडेंसी वी फील कि हमें ऐसी जगह जाना है जहाँ पे हमें बड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। लेकिन अब मान लीजिए हम पीजीआई आ गए या ऐसी कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में आ गए कि वहाँ तो बहुत ही भीड़ है, जैसे तो एम्स है, हाँ पीजीआई। एम्स पीजीआई जो भी कोई बड़े इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो हमें लगता है ये तो बहुत भीड़ में आ गए हम। लेकिन वो फिर भी हम ऐसे करके जैसा बोल रहे हैं कैसे कोप करते हैं। एक तो यही है कि यार 3 साल की रेजिडेंसी है, चलो ट्रेनिंग है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से कि मेरे को था कि यार 3 साल की ट्रेनिंग है एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न। एक बार सीख लिया तो शायद फिर आगे जितना सीख लेंगे उतना काम आएगा। दूसरी चीज़ है कि एक्सपेक्टेशंस। व्हेन आई केम आई थॉट कि मेरे को 24/7 काम करना पड़ेगा। बट जब मुझे पता चला कि मैं रात में सो सकता हूँ जाके घर, तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि हफ्ते में एक दिन बस नाइट ड्यूटी करनी है, उसके अलावा नींद मिल सकती है। दूसरी चीज़ है कि जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन पेशेंट सेटिस्फेक्शन है, दे आर वेरी ग्रेटफुल। मतलब यहाँ पे बड़ा शहर है चंडीगढ़, लेकिन तब भी हमारे जो पेशेंट दूर दराज से आते हैं वो चाहे घर में से 4 अमरूद तोड़ के लेके आए, वो ज़रूर लेके आएगा, है ना। मतलब जो इतने ग्रेटफुल भी लोग हैं कि अगर आप 100 की ओपीडी देख रहे हो दिन में, तो आपके 2-3 पेशेंट ऐसे होंगे जो आपके लिए मतलब ऐसे उनको आप डिनाई भी नहीं कर सकते। किसी आपके इलाज से किसी की ज़िंदगी हाँ, मतलब बदल वो जाती है। उनको आप ऐसे कि चलो आप बोलेंगे एथिकली वी कैन नॉट टेक एनीथिंग, बट ये है कि अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति अगर मान लीजिए आप लोग घर से अपने घर के 2 या 3 अमरूद तोड़ के ले आया या सेब ले आया या आम ले आया, तो आप उसको मना भी नहीं कर सकते, यू हैव टू कीप इट। तो दैट इज़ देयर वे ऑफ ग्रेटिट्यूड, शोइंग देयर ग्रेटिट्यूड। उससे आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरा, अब इसके लिए भी काफ़ी काम करते हैं, रेजिडेंट एसोसिएशंस होते हैं, बीच बीच में आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाना, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराना, हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ अच्छी होनी, खाने पीने की फैसिलिटीज़ होना। जैसे मैं अपने बात करें प्रेसिडेंट टाइम का, मैंने अपने टाइम पे यही बोला था कि देखो, आई कैन नॉट रिड्यूस द वर्क आवर्स, वी कैन नॉट रिड्यूस द टाइमिंग्स, कि जितनी पेशेंट्स का लोड तो हम नहीं कम कर सकते, बट माई एम वॉज टू हैव ए गुड पीसफुल कंफर्टेबल लाइफ एट योर वर्क। दैट इज़ द ओनली वे कि आप खाने पीने को अच्छा जो दो, रेस्ट करने के लिए अच्छी जगह हो, और थोड़ा सा बीच में खेलने कूदने की सुविधा हो, जिम हो, और जिससे कि आपका थोड़ा एंटरटेनमेंट बना रहे। या आई सीन योर हॉस्टल एंड इट वाज, आपने बहुत चीज़ें अवेल की थी उस समय, और एंटरटेनमेंट के लिए और स्पोर्ट्स के लिए खासकर, तो यू हैड डन वी अ लॉट ऑफ स्टार्टेड थिंग्स। 1 वीक इवेंट स्पोर्ट्स के लिए, वी स्टार्टेड 1 वीक वाला इवेंट एंड फॉर कल्चर ऑल्सो। तो दैट हैज़ बिन गोइंग ऑन पीजीआई। नहीं, आपका फेस्ट भी बहुत धमाकेदार होता तो है। अभी अच्छा चल रहा है, टचवुड। बट यही है कि मतलब वी गेट वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर डायरेक्टर ऑल्सो। तो जो डॉक्टर्स क्विट करते हैं वो क्यों क्विट करते हैं? देखिए, क्विट करना मतलब दिस एट्रिशन इज अक्रॉस द इंडस्ट्री। आप कहीं भी चले जाओ, नॉट जस्ट डॉक्टर्स, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले जाओ, सॉफ्टवेयर वाले जो जॉब में लोग कर रहे हैं, आप किसी भी उसमें चले जाओ, बिजनेस वाले भी लोग स्टार्टअप करते हैं, कुछ दिनों बाद बंद कर देते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि व्हाट वी एक्सपेक्ट व्हेन एक्सपेक्टेशंस डोंट मीट। सपोज आई जॉइन साइकेट्री टू सी के भैया इंटरेस्टिंग है एंड यू आर स्टडिंग इन ए वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, और यहाँ रह के आपको मज़ा ही नहीं आए, तो फिर लोग छोड़ देते हैं कि चलो कहीं और चल देते हैं। तो इट डिपेंड्स, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। कुछ अपनी भी चीज़ें हैं कि मान लीजिए किसी की वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब हो रहा है, फैमिली लाइफ ख़राब हो रही है, या उसने जो सोच के लिया था वो नहीं मिल पा रहा है। सपोज ए सर्जिकल फील्ड यू आर चूजिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, देन यू वुड फील कि यार मैं आई एम नॉट एट द राइट प्लेस, आई शुड चेंज माई प्लेस। तो लोग उस तरह से स्विच कर जाते हैं। सर, एक आपका फाइनल इंस्पायर मी मैसेज वी वांट टू एवरीवन
कि वो मेंटल हेल्थ को कैसे देखें, और कोई भी प्रॉब्लम उनके साथ है या उनकी फैमिली में है, वो प्रॉब्लम एड्रेस हो तो कि लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आ सकता है। देखिए, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ जस्ट ए स्मॉल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मलसी, कि आप जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उससे थोड़ा बहुत डेविएशन हो जाता है तो हम उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बोल देते हैं, स्ट्रेस है या कुछ है। एक तो है सबसे पहले कि अवेयरनेस, अपने आप को सेल्फ अवेयर भी करें कि दिस इज़ व्हाट माई नॉर्मल थिंग एंड दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, जस्ट लाइक एनी फिजिकल इलनेस। कि आपको आज अगर आप एक्सरसाइज करके आए, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं तो यू विल फील द पेन। उसी तरह से अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड हैं एंड यू आर हैविंग इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, देन यू हैव टू सेल्फ, यू शुड बी सेल्फ अवेयर एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट। जितना जल्दी आप हेल्प सीकिंग के लिए जाएंगे उतना फ़ायदा है। एक मैं पर्सनली बहुत महसूस करता हूँ कि अगर हम अपने घरों में डिनर टेबल पे इसकी बात करनी शुरू कर दें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे भी सॉल्व की जा सकती हैं, एंड आई थिंक नॉर्मलसी भी उससे क्रिएट हो सकती है और ये टैबू कम हो सकता है। डेफिनेटली घर में आप जहाँ भी जाएं, अगर आपके पास 10 लोग हैं, इफ़ यू कैन ईट टुगेदर, सिट टुगेदर, दैट इज़ अ बेस्ट प्लेस। हम बोलते हैं ना खाना खाते टाइम बात ना करो, बट एक्चुअली बात ही खाना खाते टाइम होती है। आप कहाँ मिलेंगे, इतनी फास्ट पेस लाइफ है इस टाइम। इफ़ यू आर एबल टू हैव वन मील टुगेदर विद योर फैमिली, देन फील योर सेल्फ वेरी लक्की एंड देन टॉक अबाउट योर डे। बच्चों से पूछो, सबसे पूछो, बट वन मील हैज़ टू बी टुगेदर, चाहे वो डिनर कर रहे हो चाहे ब्रेकफास्ट और कर एक रहे मेंटल हेल्थ सोशल्स भी हो सकती हैं ऐसी। हो। हाँ, डेफिनेटली हो सकती है। आप वर्क प्लेस पे करें, बाहर करें, जी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर विजडम एंड थैंक यू फॉर ऑल द इनपुट्स। एक वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर भी एक छोटा सा आपका गुरु मंत्र जाते जाते, बस एक छोटा सा। वर्क लाइफ बैलेंस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सनस। कोई ये बोले कि नहीं मेरे को 9 to 5 जॉब ही करनी है, 5 बजे मैं ऑफ कर दूंगा फ़ोन, दैट इज़ हीज़ और हर पर। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज। सम पर्सन वांट्स कि मैं 24/7 काम करता हूँ तो ही मैं खुश रहता हूँ, बट वो उस चीज़ को हमने, और दिस इशू कम्स व्हेन वी कंपेयर। आप अपनी लाइफ से खुश हैं, काम पे खुश हैं, तो उसको ये मत सोचो कि ये जो 4 घंटे ही काम कर रहे हैं मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ। आप अपने से कंपेयर करें व्हाट यू वांट टू, व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्क एंड व्हाट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। सो वर्क लाइफ बैलेंस, एंड डेफिनेटली इफ़ यू गो बैक टू योर फैमिली, गिव टाइम टू योर फैमिली, एन्जॉय। ऐसा नहीं है कि आजकल जैसे ये आ रहे हैं कि जी हम फ़ोन ऑफ कर लेंगे, या फिर ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं। इफ़ योर एम्प्लॉयर इज़ फाइन विद दिस, देन दिस इज़ वन ऑप्शन कि आप, बट वो भी तभी हो पाएगा इफ़ यू आर फिनिशिंग योर वर्क एट ऑफिस, देन ऑब्वियसली नो वन विल कॉल यू। बट इसका ये पर मतलब नहीं है कि बस 9 to 5 के बाद 5 बजे मैंने, सबका एक ही मंत्रा नहीं हो सकता है, सबका अपना अपना काम है, सब अपने अपने तरीके से ही डील कर सकते हैं। इट इज़ यू हु हैज़ टू मेंटेन द बैलेंस। वेरी गुड मैसेज, वेरी नाइसली गिवन, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर राहुल चक्रवर्ती जी, थैंक्स फॉर कमिंग। एंड ये मेंटल हेल्थ डे पे एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड हो गया है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि बहुत लोगों को बहुत सीखने को मिला और बहुत लोगों को बहुत सोचने को मिला है। एंड अब हम मेंटल हेल्थ को टैबू नहीं रहने देंगे और इसके बारे में खुल के बात करेंगे और खुल के एक्नॉलेज करेंगे। टेलीमानस के लिए भी मैं बोलूँगा कि वी शुड ऑल हैव 14416 saved in our mobile, and whenever you feel like having any mental health issues you can just dial it straight away.